नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10 विषय विज्ञान में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह ये चल रहा है और हमने जो है रक्त समूह वाला टॉपिक स्टार्ट किया था और उसी को आज हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो रक्त समूह जो ए होता है, रक्त समूह ए के लिए प्रतिजन ए और प्रतिरक्षी एंटी बी होता है। रक्त समूह बी के लिए प्रतिजन बी तथा प्रतिरक्षी एंटी ए होता है और रक्त समूह ए बी के लिए प्रतिजन ए व प्रतिजन बी दोनों, लेकिन ये ए और बी तो दोनों क्या होंगे, इसमें उपस्थित होंगे, लेकिन जो प्रतिरक्षी जो होते हैं, प्रतिरक्षी इनमें क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। अगर बात करें रक्त समूह ओ, तो जो रक्त समूह ओ है, रक्त समूह ओ के लिए प्रतिजन अनुपस्थित होंगे, प्रतिजन अनुपस्थित, लेकिन इसमें जो है प्रतिरक्षी एंटी ए व एंटी बी दोनों उपस्थित होते हैं। हालांकि ये हमने पढ़ रखा है कौन से प्रतिजन के लिए कौन से प्रतिरक्षी पाए जाते हैं, फिर भी एक बार हम इसको फिर से समझ लेते हैं कि रक्त समूह ए के लिए प्रतिजन ए होगा, रक्त समूह बी के लिए प्रतिजन बी होगा, रक्त समूह ए बी के लिए प्रतिजन ए और बी दोनों होंगे और रक्त समूह ओ में प्रतिजन क्या होते हैं, अनुपस्थित होंगे। रक्त समूह ए के लिए जो प्रतिरक्षी होता है वो एंटी बी होता है, रक्त समूह बी के लिए जो प्रतिरक्षी होता है वो एंटी ए होता है, रक्त समूह ए बी के लिए प्रतिरक्षी जो है वो अनुपस्थित होते हैं और रक्त समूह ओ में जो है प्रतिरक्षी एंटी ए और एंटी बी दोनों ही क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। अगर मान लीजिए किसी एक व्यक्ति का रक्त समूह ए है और किसी दूसरे व्यक्ति का रक्त समूह बी है, ठीक है, और रक्त समूह ए वाला जो रक्त है रक्त समूह बी वाले व्यक्ति को प्रदान कर दिया जाए तो क्या होगा, क्या उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी या वो जीवित रहेगा, जानते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति का जो है रक्त समूह, ठीक है, किसी व्यक्ति का रक्त समूह क्या है, ए है, और कोई दूसरा व्यक्ति है और उस दूसरे व्यक्ति का जो रक्त समूह है वो क्या है, बी है। मान लीजिए रक्त समूह ए वाला जो व्यक्ति है ये कह लेते हैं कि ये दाता व्यक्ति है, ये क्या है, दाता व्यक्ति है, और जो रक्त समूह जो बी है ये जो व्यक्ति है ये कैसा व्यक्ति है, ग्राही व्यक्ति है। अब रक्त समूह ए का जो रक्त है वो प्रदान किया गया ग्राही व्यक्ति को, यानी कि बी रक्त समूह को। तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि जो ग्राही व्यक्ति जो होता है, जिसका रक्त समूह बी जो होता है, उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है, देखिए। रक्त समूह ए जो है इसमें प्रतिजन तो क्या है, ए है, और इसका प्रतिरक्षी क्या है, एंटी बी। तो इसका मतलब है कि इसमें जो प्रतिरक्षी जो पाया जाता है वो प्रतिरक्षी क्या होता है, एंटी बी होता है, और रक्त समूह बी में जो प्रतिजन जो पाया जाता है वो प्रतिजन क्या होता है, बी होता है। तो इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पर ये जो प्रतिरक्षी जो होते हैं प्रतिजन बी को क्या करेंगे, निष्प्रभावी कर देंगे, और निष्प्रभावी करने का मतलब ये होगा कि अब ये जो ग्राही व्यक्ति जो होगा, इस ग्राही व्यक्ति में क्या होना शुरू हो जाएगा, रक्त समूहन होना शुरू हो जाएगा, और इसी रक्त समूहन की वजह से ये जो ग्राही व्यक्ति है, इस ग्राही व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। फिर से समझेगा, अगर कोई दाता व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है और दूसरा ग्राही व्यक्ति जिसका रक्त समूह बी है, अब ए रक्त समूह वाला जो रक्त होता है वो प्रदान किया गया किसको, रक्त समूह बी वाले व्यक्ति को। तो रक्त समूह बी वाले व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि रक्त समूह ए के लिए प्रतिरक्षी जो होते हैं वो होते हैं एंटी बी, और रक्त समूह बी वाले व्यक्ति में प्रतिजन होते हैं क्या, बी। तो इस तरीके से प्रतिजन प्रतिरक्षी परस्पर क्या होती है, क्रियाएं होती है, और ये जो प्रतिरक्षी जो होता है वो इस प्रतिजन बी को क्या कर देता है, निष्प्रभावी कर देता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है,
ग्राही व्यक्ति के रक्त में रक्त समूहन की क्रिया होने लगती है और इसी रक्त समूहन की क्रिया की वजह से जो ग्राही व्यक्ति है, इस ग्राही व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि रक्तदान करने से पहले रक्त की क्या होनी चाहिए? जांच होनी चाहिए। तो इसके बारे में लिखते हैं हम। क्या लिखेंगे इसमें? रक्त समूह ए वाले व्यक्ति का रक्त यदि रक्त समूह बी वाले ग्राही व्यक्ति को प्रदान किया जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जो ग्राही व्यक्ति है उस ग्राही व्यक्ति में रक्त समूह ए के जो प्रतिरक्षी जो होते हैं बी और इसके जो प्रतिजन होंगे वो क्या होंगे? परस्पर क्या करने लगेंगे? क्रिया करने लगेंगे और इस तरीके से जो है उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, क्योंकि प्रतिजन प्रतिरक्षी परस्पर क्रियाएं होती है। कैसे? रक्त समूह ए और यहां पर है रक्त समूह बी। ये तो है कैसा व्यक्ति? दाता व्यक्ति। और ये कैसा है? ग्राही व्यक्ति। अब इसमें से जो रक्त है किसको प्रदान किया गया? दाता व्यक्ति से ग्राही व्यक्ति को जो है रक्त क्या किया गया है? रक्त प्रदान किया गया। अब ये जो ग्राही व्यक्ति है, इस ग्राही व्यक्ति में आप देखोगे इसके रक्त में प्रतिजन तो है बी और प्रतिरक्षी है इसमें क्या? एंटी ए। और इसी तरीके से यहां पर रक्त समूह जो ए वाला जो दाता व्यक्ति है इसमें प्रतिजन रहता है ए और प्रतिरक्षी क्या रहता है? एंटी बी रहता है, एंटी बी। अब जैसे ही रक्त गया ग्राही व्यक्ति के शरीर में, तो अब यहां पर प्रतिजन ए जो होते हैं वो इसके अंदर क्या हो रहे हैं? प्रवेश कर रहे हैं। अब ये प्रतिजन और ये जो प्रतिरक्षी होते हैं इनके मध्य में परस्पर क्या हो जाएगी? क्रियाएं। तो प्रतिजन प्रतिरक्षी परस्पर क्या हो रही है? क्रिया हो रही है और इसी क्रिया की वजह से इस ग्राही व्यक्ति में रक्त समूहन होने लगता है। रक्त समूहन होने लगता है और इसी रक्त समूहन की वजह से क्या हो जाएगा? रक्त समूहन होने की वजह से जो रक्त कणिकाएं जो होती है वो रक्त कणिकाएं क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है और नष्ट होने की वजह से आखिरकार जो व्यक्ति है उस व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है और परिणाम निकलता है कि वो व्यक्ति जो है उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो प्रतिजन प्रतिरक्षी परस्पर क्रियाएं होती है जिससे ग्राही व्यक्ति के रक्त में रक्त समूहन द्वारा रक्त कणिकाएं नष्ट होने लगती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी रक्तदान किया जाता है तो रक्तदान से पहले जो
दाता व्यक्ति है और जो ग्राही व्यक्ति है उनके रक्त का क्या होना चाहिए, मिलान होना चाहिए। इसलिए रक्तदान से पहले दाता एवं ग्राही व्यक्ति के रक्त समूह का मिलान किया जाना चाहिए। अब जो रक्त समूह जो O है, उस रक्त समूह O को तो कहा जाता है सर्वत्र दाता, और जो रक्त समूह AB है उसको कहा जाता है सर्वत्र ग्राही। तो ये ध्यान रखना है आपको कि रक्त समूह O को सर्वत्र दाता कहते हैं, जबकि रक्त समूह AB को सर्वत्र ग्राही कहते हैं। सर्वत्र दाता का मतलब ये किसी को भी रक्त प्रदान कर सकता है, और सर्वत्र ग्राही का मतलब ये किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त को क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। अब रक्त समूह O जो है इसको सर्वत्र दाता क्यों कहा, क्योंकि इसमें प्रतिजन क्या है, अनुपस्थित है। और रक्त समूह AB को सर्वत्र ग्राही क्यों कहा, क्योंकि इसमें जो है रक्त समूह AB में जो है क्या अनुपस्थित होते हैं, प्रतिरक्षी अनुपस्थित होते हैं। इस वजह से ये क्या कहलाता है, सर्वत्र ग्राही कहलाता है। अब कौन सा व्यक्ति किसको रक्त दान कर सकता है और किससे रक्त को प्राप्त कर सकता है, इसको एक आरेख के चित्र के द्वारा समझते हैं। देखो 4 रक्त समूह है, A, B, AB और O, जिसमें से AB को तो हम कहते हैं क्या, सर्वत्र ग्राही, और O को क्या कहते हैं हम, सर्वत्र दाता, ये कहते हैं। अब O जो है किसी भी समूह को रक्त क्या कर सकता है, प्रदान कर सकता है। जैसे ये O जो है B को रक्त प्रदान कर सकता है, तो तीर का निशान जो होता है वो B की तरफ। O जो है A को भी रक्त क्या कर सकता है, प्रदान कर सकता है, तो तीर का निशान किसकी तरफ, A की तरफ। और O जो है AB को भी रक्त क्या कर सकता है, प्रदान कर सकता है। और इसके अलावा O जो होता है, O रक्त समूह को भी रक्त क्या कर सकता है, प्रदान कर सकता है। तो इसका मतलब रक्त समूह O जिसका भी होगा वो हर रक्त समूह वाले व्यक्ति को अपना रक्त जो है क्या कर सकता है, प्रदान कर सकता है। ये यहाँ पर चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा। अब बात करते हैं AB की। AB जो है किसी भी रक्त समूह से रक्त को ग्रहण कर सकता है, ठीक है ना। अब ध्यान रखना इसमें कि जो दान किया जाता है रक्त, तो तीर का निशान जाते हुए होगा, और जब ग्रहण किया जाता है तो तीर का निशान आते हुए होगा, ये ध्यान रखना। तो जैसे AB जो है ये रक्त ग्रहण कर सकता है, तो O से तीर का निशान आते हुए इसकी तरफ। इस तरीके से A से भी रक्त को ग्रहण कर सकता है, तो तीर का निशान A से आते हुए। इसी तरीके से ये B से भी रक्त को क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, तो तीर का निशान इसकी तरफ आते हुए B से। और इसके साथ साथ में AB वाला जो व्यक्ति जो है, AB रक्त समूह वाले व्यक्ति को भी रक्त क्या कर सकता है, से प्राप्त कर सकता है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि AB तो हो गया सर्वत्र ग्राही, क्योंकि ये सभी से रक्त को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। और O हो गया सर्वत्र दाता, ये सभी को रक्त क्या कर रहा है, प्रदान कर रहा है। अब बात करते हैं A की। A देखो AB को रक्त दे रहा है, तीर का निशान जाते हुए। O से ये रक्त को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है आते हुए। इसके साथ साथ में A से भी रक्त को क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। इसी तरीके से B देखो, O से ये रक्त को प्राप्त कर सकता है, दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ में B जो है AB को रक्त दे सकता है, और इसके साथ साथ में B से ये रक्त प्राप्त कर सकता है और उसको दान भी दे सकता है।
ये इस तरीके से। तो इस छोटे से एक आरेख के चित्र के द्वारा हमें पता चल जाता है कि कौन सा रक्त समूह किस रक्त समूह को जो है प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, तो एक बार हम इसको फिर से समझ लेते हैं कि भाई रक्त समूह ए के लिए जो प्रतिजन है वो ए है और प्रतिरक्षी एंटी बी। रक्त समूह बी के लिए प्रतिजन बी और प्रतिरक्षी क्या होगा, एंटी ए होगा। रक्त समूह ए बी के लिए प्रतिजन ए और प्रतिजन बी दोनों उपस्थित होंगे, लेकिन प्रतिरक्षी क्या होगा, अनुपस्थित होगा। रक्त समूह ओ के लिए प्रतिजन तो अनुपस्थित होते हैं, लेकिन प्रतिरक्षी एंटी ए और एंटी बी दोनों उपस्थित होते हैं। अब रक्त समूह ए वाले व्यक्ति का रक्त यदि रक्त समूह बी वाले ग्राही व्यक्ति को प्रदान किया जाता है तो उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्यों कि प्रतिजन प्रतिरक्षी परस्पर क्रियाएं होती है, रक्त समूहन होता है और रक्त कणिकाएं क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। देखो यहाँ पर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि जैसे रक्त समूह ए ये दाता व्यक्ति और रक्त समूह बी ये क्या है, ग्राही व्यक्ति है। अब दाता व्यक्ति से ग्राही व्यक्ति को क्या दिया गया, रक्त दिया गया। अब दाता व्यक्ति के रक्त में प्रतिजन ए और प्रतिरक्षी एंटी बी है। यहाँ पर ग्राही व्यक्ति जो है उसमें प्रतिजन बी और प्रतिरक्षी क्या है, एंटी ए है। तो ग्राही व्यक्ति के रक्त में कौन से प्रतिजन आ रहे हैं, प्रतिजन ए आ रहे हैं और इसमें प्रतिरक्षी क्या है, एंटी ए है। तो इन प्रतिजन और प्रतिरक्षी के बीच में परस्पर क्या हुई, क्रियाएं हुई, रक्त समूहन हुआ, रक्त कणिकाएं क्या हो गई, नष्ट हो गई और अंततः उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। हमने यहाँ पर यही लिखा है। फिर इसके पश्चात कहा जाता है कि इसीलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि रक्तदान से पहले दाता और ग्राही व्यक्ति के रक्त समूह का मिलान किया जाना चाहिए। अब आता है रक्त समूह ओ को हमने क्या कहा, सर्वत्र दाता कहा। क्यों कहा सर्वत्र दाता, क्योंकि इसमें प्रतिजन तो अनुपस्थित है और प्रतिरक्षी दोनों इसमें उपस्थित हैं। फिर रक्त समूह बी जो है इसको हमने सर्वत्र ग्राही कहा। कैसे, क्योंकि रक्त समूह ए बी जो है उसमें प्रतिजन ए और बी तो दोनों है, लेकिन प्रतिरक्षी क्या है, अनुपस्थित है। रक्त समूह ओ किसी को भी रक्त प्रदान कर सकता है, रक्त समूह ए बी जो है किसी से भी रक्त को ग्रहण कर सकता है। अब एक आरेख के चित्रण के द्वारा समझाया गया। यहाँ पर हमने ए बी और ओ चार रक्त समूह लिखे। ए बी तो है सर्वत्र ग्राही, ओ क्या है, सर्वत्र दाता। इस वजह से ओ से तीर के निशान जो है बाहर निकलते हुए बताया गया है, क्योंकि ये सभी को रक्त क्या कर रहा है, दान कर रहा है। और ए बी जो है सर्वत्र ग्राही है, इसलिए सारे तीर के निशान जो है इसकी तरफ आते हुए हैं। ठीक है, फिर ए बी को रक्त दान कर रहा है, ओ से ग्रहण कर रहा है और ए से भी ग्रहण कर रहा है। फिर यहाँ पर बी ओ से रक्त ग्रहण कर रहा है, ए बी को दान कर रहा है और बी से प्राप्त कर रहा है। तो इस प्रकार से ये जो रक्त समूह का जो टॉपिक है ये समाप्त हुआ। अगला जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं उस अगले टॉपिक का नाम है RH प्रतिजन। स्टार्ट कर देते हैं बस। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है RH प्रतिजन। अब ये जो RH प्रतिजन जो है, ठीक है, इसकी खोज मकाका रिसस मैकाका रिसस बंदर की रक्त कणिकाओं की सतह पर की गई थी। और इसके खोज करने वाले जो वैज्ञानिक हैं कौन कौन हैं, इसके खोजकर्ता
कार्ल लैंड स्टीनर एवं विनर हैं। तो मैकाकारिसस बंदर की रक्त कणिकाएं, उनकी सतह पर जो है एक अतिरिक्त प्रतिजन की खोज हुई थी जिसे RH प्रतिजन नाम दिया गया, और इसमें जो है 417 जो है अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। तो 417 अमीनो अम्ल वाला ये जो प्रोटीन होता है इसी को आगे चल करके नाम दे दिया गया, क्या? RH प्रतिजन। RH कहाँ से लिया गया? मैकाकारिसस में देखो यहाँ पर ये वंश और ये है जाति, जाति के प्रथम 2 अक्षर जो होते हैं RH, ठीक है ना, इसी में से जो है ये RH प्रतिजन नाम लिया गया है। तो कहा जाता है मैकाकारिसस बंदर की रक्त कणिकाओं की सतह पर 417 अमीनो अम्ल वाले प्रोटीन प्रतिजन की खोज की गई जिसे RH प्रतिजन नाम दिया गया। अब बंदर में खोज करने के पश्चात इसकी खोज जो है मनुष्य में भी की गई, और मनुष्य में भी जो है रक्त कणिकाएं जो होती है उनकी सतह पर प्रतिजन A और B के अतिरिक्त RH प्रतिजन पाया गया। बंदर के पश्चात मनुष्य की रक्त कणिकाओं की सतह पर RH प्रतिजन की खोज की गई, और आज विश्व में जो है 85% यानी 85% जो है RH धनात्मक व्यक्ति पाए जाते हैं, और 15% जो व्यक्ति है वो RH ऋणात्मक पाए जाते हैं। विश्व में 85% व्यक्ति RH धनात्मक तथा 15% व्यक्ति RH ऋणात्मक पाए जाते हैं। अब RH जो प्रतिजन जो है ये जो है 5 प्रकार का पाया जाता है। RH प्रतिजन 5 प्रकार का पाया जाता है। अब जो इसके 5 प्रकार हैं उनके नाम क्या क्या हैं? एक तो है RH D, एक होता है RH कैपिटल E, RH स्मॉल e, RH कैपिटल C और RH स्मॉल c। तो इस प्रकार से जो है RH प्रतिजन जो है उसके 5 प्रकार पाए जाते हैं। RHD, RH कैपिटल E, RH स्मॉल e, RH कैपिटल C और RH स्मॉल c, ये 5 प्रकार पाए जाते हैं। अब इनकी आवृत्ति क्या होती है? वो आवृत्ति जो है प्रतिशत के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं, यहां पर RH प्रतिजन की आवृत्ति निम्न प्रकार से पाई जाती है। अब कैसे कि जो RHD जो है ये पाया जाता है कितना? 85% इसकी जो आवृत्ति होती है। फिर RH कैपिटल E जो होती है इसकी जो आवृत्ति है वो है 38%। फिर है RH स्मॉल e
इसकी जो आवृत्ति होती है वो होती है 78%। फिर उसके बाद में RH कैपिटल C, इसकी आवृत्ति 80% है, और RH स्मॉल c, इसकी आवृत्ति भी जो है कितनी पाई जाती है, 80% की पाई जाती है। तो यहाँ पर RH प्रतिजन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। RH प्रतिजन की जो खोज है वो किसमें की गई थी, मकाका रिसस बंदर में की गई थी। और मकाका रिसस बंदर में कहाँ पर की गई थी, उसके रक्त कणिकाओं की सतह पर। और RH प्रतिजन के खोजकर्ता का नाम क्या है, कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर। अब ये जो मकाका रिसस बंदर की रक्त कणिकाओं की सतह पर जो RH प्रतिजन जो खोजा गया था, यह 417 अमीनो अम्ल वाला क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। जब बंदर में इसकी खोज हुई तो उसके पश्चात में इसकी खोज किसमें की गई थी, मनुष्य की रक्त कणिकाओं की सतह पर। तो मनुष्य की रक्त कणिकाओं की सतह पर पहले हमने पढ़ा था कि प्रतिजन A और प्रतिजन B पाए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा एक और प्रतिजन पाया जाता है और उसी को RH प्रतिजन कहा जाता है। अच्छा, RH नाम कहां से लिया गया था, मैकाका रिसस। ये मैकाका जो है वंश का पद है और ये इसके जाति का। तो जाति के प्रथम दो अक्षर जो आपको दिखाई दे रहा है RH, इसी RH को जो है यहाँ पर लिया गया और नाम दिया गया RH प्रतिजन। विश्व में कितने प्रतिशत लोग जो है RH ऋणात्मक हैं, 85%। विश्व में कितने प्रतिशत लोग जो है RH ऋणात्मक हैं, 15%। RH प्रतिजन कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 5 प्रकार के पाए जाते हैं। क्या क्या नाम है, RH कैपिटल D, RH कैपिटल E, RH स्मॉल e, RH कैपिटल C और RH स्मॉल c। अब इनकी आवृत्ति क्या क्या होती है कि भाई RH D जो है ये तो होता है 85%, RH कैपिटल E 38%, RH स्मॉल e 78%, RH कैपिटल C 80% और RH स्मॉल c ये भी 80% इसकी आवृत्ति पाई जाती है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है और इसको जो है हमने मान लिया दाता व्यक्ति, और एक व्यक्ति है जिसको हमने मान लिया क्या, ग्राही व्यक्ति। अब ये जो दाता व्यक्ति जो है इसका जो रक्त जो है, ठीक है, वो RH कैसा है, धनात्मक है। और ये जो ग्राही व्यक्ति जो है इसका जो रक्त जो है वो कैसा है, RH ऋणात्मक है। तो RH धनात्मक रक्त जो है वो प्रदान किया गया किसको, RH ऋणात्मक वाले ग्राही व्यक्ति को रक्त जो है इसका क्या किया गया, प्रदान किया गया। तो मान लीजिए अब ये जो रक्त जो है ये प्रदान किया जा रहा है दाता व्यक्ति से, किसमें, ग्राही व्यक्ति में। तो जब इस प्रकार से रक्त प्रदान किया जाएगा तो इस ग्राही व्यक्ति की स्थिति क्या होगी, क्या ये जीवित रहेगा या ये मर जाएगा, ये समझेगा। तो यहां पर दाता व्यक्ति और एक है कौन-सा, ग्राही व्यक्ति। दाता व्यक्ति का जो रक्त है वो रक्त कैसा है, RH धनात्मक। ग्राही व्यक्ति का जो रक्त है वो कैसा है, RH ऋणात्मक है। और इस प्रकार से दाता व्यक्ति का जो रक्त है वो बिना जांचे ही ग्राही व्यक्ति को क्या कर दिया गया, प्रदान कर दिया गया। तो उस ग्राही व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। क्यों हो सकती है, ये समझेगा कि RH ऋणात्मक का तात्पर्य ये होता है कि इसमें जो RH प्रतिजन जो होते हैं वो RH प्रतिजन क्या होते हैं, अनुपस्थित है। ठीक है। अब RH धनात्मक का मतलब होता है इसमें RH जो प्रतिजन जो होते हैं ये RH प्रतिजन क्या है, इसमें उपस्थित है। अब ऐसी कंडीशन में यहां से ये RH प्रतिजन जो होते हैं ये इसके अंदर क्या हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। बात आ रही समझ में। RH प्रतिजन इस दाता व्यक्ति से किसके रक्त में चले गए, ग्राही व्यक्ति के शरीर में चले गए। तो सीधा सिंपल सा है कि जो दाता व्यक्ति है इसके जो RH प्रतिजन जो होते हैं वो किस में जा रहे हैं, ग्राही व्यक्ति में। तो सीधा सिंपल सा है कि जो दाता व्यक्ति जो है इस दाता व्यक्ति से RH प्रतिजन जो है अब किस में जा रहे हैं, ये जा रहे हैं किसमें, ग्राही व्यक्ति में जा रहे हैं। तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये जो ग्राही व्यक्ति जो होता है इस ग्राही व्यक्ति में इन RH प्रतिजन के लिए क्या बनेंगे, प्रतिरक्षी बनेंगे। कौन से प्रतिरक्षी बनेंगे, IgG जो है प्रतिरक्षी का क्या हो जाएगा, निर्माण होना शुरू होगा। और जैसे ही ये IgG प्रतिरक्षी का निर्माण होगा
तो इसका निर्माण होते ही अब क्या होगा, ये जो ग्राही व्यक्ति है, इस ग्राही व्यक्ति में रक्त समूहन, रक्त लयन क्रियाएं शुरू हो जाती है और परिणाम क्या होता है कि आरबीसी के नष्ट होने से, आरबीसी जो होती है वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और आरबीसी के नष्ट होने से बिलीरुबिन एक वर्णक होता है, पित्त वर्णक होता है जिसको कहा जाता है बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। और ये बिलीरुबिन जो होता है ये शरीर के लिए कैसा होता है, हानिकारक होता है। और इस हानिकारक बिलीरुबिन की मात्रा अब क्या हो गई, बढ़ गई। और ये जो बिलीरुबिन जो होता है, अब ये बिलीरुबिन जो है हानि पहुंचाता है किसको, प्लीहा को और यकृत को। बिलीरुबिन जो है ये प्लीहा एवं यकृत को हानि पहुंचाता है और अंत में क्या करेगा, अंत में ये बिलीरुबिन जो होता है ये क्या करता है कि किडनी जो होती है, जिसको हम वृक्क भी कहते हैं, गुर्दे भी कहते हैं, उसको ये विफल कर देता है, यानी किडनी फेल हो जाएगी बिलीरुबिन के अत्यधिक जमाव की वजह से। तो प्लीहा एवं यकृत को हानि पहुंचाता है और अंत में वृक्क को विफल कर देता है। और जब किडनी फेल हो जाएगी, वृक्क ही विफल हो जाएंगे, तो अंत में व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाती है, जिससे ग्राही व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो फिर से समझिएगा, यहां पर मैंने आपको क्या समझाया कि अगर मान लीजिए रक्त जो प्रदान किया जा रहा है उसमें रक्त समूह का मिलान करने के साथ साथ में RH प्रतिजन की भी जांच की जानी चाहिए। अगर बिना जांच किए रक्त प्रदान किया जाता है तो क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है, ये आप समझिएगा कि दाता व्यक्ति जिसका रक्त जो है RH धनात्मक है और एक ग्राही व्यक्ति है जिसका रक्त कैसा है, RH ऋणात्मक है। अब ऐसे दाता व्यक्ति से रक्त जो है प्रदान किया गया किसको, ग्राही व्यक्ति को। अब ग्राही व्यक्ति चूंकि RH ऋणात्मक है, इसका मतलब इसमें RH प्रतिजन क्या है, अनुपस्थित है। अब ये RH प्रतिजन जो है इस दाता व्यक्ति से किस में जा रहे हैं, ग्राही व्यक्ति में गए। और जैसे ये RH प्रतिजन ग्राही व्यक्ति के रक्त में जाते हैं, यहां पर IgG प्रतिरक्षी का निर्माण होना शुरू हो जाता है। जैसे ये IgG प्रतिरक्षी का निर्माण होगा, रक्त लयन, रक्त समूहन होगा और इस रक्त लयन और रक्त समूहन की वजह से जो RBC होती है यानी लाल रक्त कणिकाएं जो होती है वो नष्ट होना शुरू हो जाती है। और RBC के नष्ट होते ही क्या प्रभाव पड़ेगा, हानिकारक बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। ये इतना अधिक बढ़ जाता है कि पहले तो ये प्लीहा और यकृत को हानि पहुंचाएगा और अंत में ये जो है वृक्क को क्या कर देगा, विफल कर देगा, जिससे उस ग्राही व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। आप इसे नोट कीजिए।